हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 के बाद से एक नए विचारधारा से किस तरीके से पूरे यूरोप को चलाया गया, ठीक ना, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देना चाहता हूँ कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट किए थे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक ना, कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत होती है, किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म का उदय होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। एक बहुत बड़ा टॉपिक था। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, एरिस्टोक्रेसी पढ़े और द न्यू मिडिल क्लास, ठीक ना, कि एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे, ठीक ना, मतलब एरिस्टोक्रेट्स लोग के बारे में पढ़े, और जो नए मिडिल क्लास ग्रो हो रहे थे उनके बारे में पढ़े, ठीक ना। नए मिडिल क्लास जो ग्रो हो रहे थे उसमें जो पढ़े लिखे थे उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया और क्या किया, जो एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेज मिल रही थी, जो छूट मिल रही थी, जो एडवांटेज मिल रही थी, उसका उन्होंने क्या किया, उसको अपोज किया कि नहीं, ये प्रिविलेज, ये छूट उनको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक ना। और वो जो विचारधारा के साथ जो चीज़ें कर रहे थे, कौन, जो मिडिल क्लास थे, जिस विचारधारा के साथ एरिस्टोक्रेसी लोग को अपोज कर रहे थे, एरिस्टोक्रेट्स लोग का अपोज कर रहे थे, उस विचारधारा को क्या बोला गया, लिबरलिज्म बोला गया, ठीक ना। लिबरलिज्म हम लोग पिछले टॉपिक में देखे थे। पिछला टॉपिक हमारा लिबरलिज्म था। लिबरलिज्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब उसी में हम क्या देखने वाले हैं, अब एक नए तरीके से, किस तरीके से यूरोप में क्या होता है, मतलब लीड किया जाता है, यूरोप की कंट्री किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से शासन करती है, एक नया विचारधारा क्या आता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक ना, किस तरीके से चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1815, अगर आपको क्लास 9 की चीज़ें याद हो तो 1815 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। क्या ईयर था, समझिएगा। 1815 वही ईयर था जिसमें नेपोलियन की हार होती है, ठीक ना। नेपोलियन की क्या होती है, हार होती है, किसके द्वारा, यूरोपियन पावर्स मिल के क्या करती हैं, यूरोपियन पावर मिल के क्या करती हैं, नेपोलियन को हरा देती हैं 1815 में। अगर आपको याद हो किस बैटल में हुआ था तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। छोड़िए, मैं बता देता हूँ, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक ना। उस युद्ध का क्या नाम था, बैटल ऑफ वाटरलू में यूरोपी नेपोलियन हार गया था, ठीक ना। नेपोलियन हार गया था तो यूरोपियन जो पावर थी वो क्या हो गई, पूरे यूरोप पर, मतलब अब उनका राज्य हो गया, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, एक नई विचारधारा को लाया। क्या विचारधारा थी, उस विचारधारा का क्या नाम था, एक नई आइडियोलॉजी लाया, ठीक ना। उस आइडियोलॉजी का नाम था कंजर्वेटिज्म, ठीक ना। इज्म मतलब मैं बताया था, इज्म किससे एसोसिएटेड है, आइडियोलॉजी से, विचारधारा से। तो जो कंजर्वेटिव जो विचारधारा थी, उसको जो फॉलो करते थे, ठीक ना, उसको क्या बोल दिया जाता था, कंजर्वेटिज्म बोल दिया जाता था। उस आइडियोलॉजी को क्या बोल दिया जाता था, कंजर्वेटिज्म बोल दिया जाता था। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कंजर्वेटिज्म किसको बोला जाता था, जो कंजर्वेटिव आइडिया को फॉलो करते थे उसको कंजर्वेटिज्म बोल दिया जाता था, ठीक ना। अब ये आइडिया क्या था, ठीक ना, इनका क्या मानना था, ये लोग किस तरीके का आइडिया रखते थे, कंजर्वेटिव आइडिया क्या था, ये समझिए। ये ऐसी विचारधारा थी जिसमें वो लोग किस चीज़ की बात करते थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, ठीक ना। मतलब कि वो चाहते थे, ठीक ना, इस विचारधारा में उनकी मतलब यही चाहत थी, ठीक ना, मानना था कि वो क्या कर सके, फिर से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, या जो पहले के जो इंस्टीट्यूशन है, कैसे पहले के इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट और सोसाइटी के जो पहले के इंस्टीट्यूशन है, यानी पारंपरिक जो संस्थाएं हैं उसको फिर से इस्टेब्लिश किया जाए। पारंपरिक संस्थाएं कौन कौन से, जैसे कि मोनार्ची, जो कि नेपोलियन के आने के बाद ख़त्म कर दिया गया था। चर्च जो हम चर्च जिसको हटा दिया गया था नेपोलियन के बाद, आने के बाद से। सोशल हायरार्ची, ठीक ना, सोशल हायरार्ची यानी सामाजिक जो, जैसे समाज में जो बंटवारा था ना, जिस तरीके से कि रैंक 1 कैटेगरी के लोग होते थे, रैंक 2 कैटेगरी के लोग होते थे, जैसे हम लोग पढ़े थे ना फ्रांस की सोसाइटी में, हम लोग देखे भी थे, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, इस तरीके से वो ये सारी चीज़ें लाना चाहते थे। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, ठीक ना, ये सारी चीज़ें मतलब वो लोग कंजर्वेटिव आइडिया में बात करते थे, ठीक ना।
ये सारी चीज़ें मतलब वो लोग लाना चाहते थे, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कंजर्वेटिव आइडिया क्या होता है, ठीक ना। और कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कंजर्वेटिज्म क्या है, आइडियोलॉजी है, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे रेवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, ठीक ना, नेपोलियन के आने के पहले जो क्रांति हुई थी, ठीक ना, वैसा नहीं कि एकदम पहले उसी तरीके से, जैसे कि आप पढ़े होंगे फ्रांस की सोसाइटी में जिस तरीके से मोनार्ची जब मतलब शासन में थे, उसी तरीके से फिर से चला जाए, मतलब फिर उसी दौर में लौट चला जाए, ठीक ना। मतलब पहले जिस तरीके से मोनार्ची सिस्टम था उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करें, मतलब इस युद्ध के बाद हम फिर वही चीज़ें इस्टेब्लिश करते, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को क्या किया बाबू, एक्सेप्ट किया। जो मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकरण जो नेपोलियन लाया था, उसको उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, कहा कि इसको मतलब ये मॉडर्नाइजेशन साथ साथ हम लेके चलेंगे तो जो हमारा ऑटोक्रेटिक मोनार्ची है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना, और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना। इस कारण से जो वो चेंजेस लाए थे नेपोलियन ना, उसको भी उन्होंने अपने में इंक्लूड कर दिया। मतलब वो क्या चाहते थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाना तो चाहते थे, लेकिन एक मॉडर्नाइज वे के साथ लाना चाहते थे, ठीक ना। जिससे क्या हो, जिससे उनका मानना था कि हमारी ऑटोक्रेटिक जो मोनार्ची है और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी, और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना बाबू कि क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि अब किस तरीके से कैसे चीज़ें हुई, ठीक ना, किस तरीके से ये सारी जो विचारधाराएँ हैं किस तरीके से बनाएंगी, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो क्या होता है इसको समझिएगा ध्यान से। कर 1815 की बात है, कब की बात है बाबू, 1815 की बात है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसका, यूरोपियन पावर का, यूरोपीय शक्ति का, जिन्होंने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को हराया था 1815 में। कौन कौन से देश थी, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। प्रूसिया याद रखिएगा, प्रूसिया वही है प्रूसिया एम्पायर जो बाद में जाकर जर्मनी बनेगा, ठीक ना। ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो मिलकर क्या किए थे, सब लोग मिलकर नेपोलियन को हराए थे। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ठीक ना, एक क्या की मीटिंग बुलाई वियना में, ठीक ना। वियना एक जगह का नाम है, ऑस्ट्रिया की राजधानी आज के डेट में है। यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई, ठीक ना। किस चीज़ के लिए, कि सेटलमेंट करने के लिए, ठीक ना। मतलब जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी, ठीक ना, युद्ध के दौरान, उसको सेटल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सभा बुलाया, ठीक ना। और उस सभा किसके द्वारा बुलाया गया था, ठीक ना, ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक ना, ऑस्ट्रिया के जो हेड थे, ठीक ना, प्रमुख थे, राजा थे, ठीक ना, राजकुमार थे, उनका ड्यूक मेटरनिक, ठीक ना, उनके द्वारा ये सभा बुलाई गई थी। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये सभा किसके द्वारा बुलाई गई थी, ठीक ना। यानी जो कांग्रेस था, ठीक ना, जो मीटिंग थी, ठीक ना, नेपोलियन के हारने के बाद वो किसके द्वारा बुलाई गई थी, तो आपको याद रखना होगा ड्यूक मेटरनिक का नाम, ठीक ना, जो कहाँ के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू, ठीक ना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की। क्या किया बाबू, यहाँ पे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, और उस ट्रीटी का क्या नाम था, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक ना। ट्रीटी क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक ना, एक सहमति उन्होंने साइन की। इस एग्रीमेंट में या इस संधि में क्या लिखा था, कि यही लिखा था कि सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ये लिखा था कि युद्ध के दौरान जो नेपोलियन ने जो भी चेंजेज लाए हैं, तो उस चेंजेज को सबसे पहले क्या करना है, ठीक करना हमारा काम रहेगा। मतलब जो भी बदलाव युद्ध के दौरान, युद्ध हो रहे थे किसके किसके बीच, यूरोपियन पावर और नेपोलियन के बीच जब युद्ध हो रहे थे, तो उस दौरान जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया गया था, यानी प्रशासनिक जो भी बदलाव लाया गया था, उसको सबसे पहले हमारा सही करना काम रहेगा। इस ट्रीटी में ये बात लिखी गई थी। सेकंड क्या लिखा गया था, कि जो बॉर्बन डायनेस्टी है, बॉर्बन डायनेस्टी आपको याद होगा, फ्रांस पढ़े होंगे पहला चैप्टर क्लास 9 का, तो उसमें फ्रांस के जो राजा थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने इस बात की भी मतलब इस बात को भी कहा कि बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से क्या किया जाए, फिर से मतलब जो फ्रांस की जो सत्ता है उसको बर्बन डायनेस्टी को मतलब सौंप दिया जाए, बर्बन डायनेस्टी को सौंप दिया जाए कि आप फिर से फ्रांस को चलाइए, जैसे ऑटोक्रेटिक तरीके से जैसे पहले चल रहा था उस तरीके से चलाइए, ठीक ना। सेकंड काम क्या किया गया, कि फ्रांस की टेरिटरी को क्या किया गया, कम कर दिया गया, ठीक ना। फ्रांस ने अपनी टेरिटरी खो दी। कैसी टेरिटरी खो दी, समझिएगा, जो नेपोलियन ने जीता था,
ठीक ना। जो नेपोलियन बहुत ही एम्बिशियस राजा था, बहुत ही मतलब बहादुर टाइप का आदमी था, जगह जगह जाके वो ज़मीनें जीतता था, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ज़मीनें जीती गई थी, ठीक ना, नेपोलियन द्वारा, उसको उन्होंने क्या किया, ले लिया फ्रांस से, ठीक ना। उसके लिए उसको उन्होंने क्या किया, फ्रांस से ले लिया, कहा कि नहीं ये ज़मीन क्या कीजिए, आपको मतलब ये लूटी हुई ज़मीन है, इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक ना। ये हुआ, ये सब किस में लिखा गया है, ट्रीटी ऑफ वियना में, ठीक ना, याद रखिएगा। थर्ड क्या चीज़ हुई, थर्ड क्या हुई कि मतलब फ्रांस के पावर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक ना, मतलब फ्रेंच एक्सपेंशन के लिए, कि बाद में फिर कभी ऐसा ना हो कि फ्रांस में कोई ऐसा राजा बन जाए जो फिर से अलग अलग देशों की ज़मीनों को क्या करने लगे, जीतना शुरू कर दे, अलग अलग एम्पायर की ज़मीनों को जीतना शुरू कर दे। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, बाउंड्री तैयार करना शुरू की, ठीक ना, बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया। क्या किया, ध्यान से समझिएगा, बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया, मतलब अपने देश के अगल बगल क्या करने लगे, बाउंड्री बनाने लगे, सीमा बनाने लगे। अब ये किस चीज़ क्यों बनाते थे, इसके पीछे भी कारण समझा देते हैं। जैसे कि ये मानिए कि ये पूरा नीदरलैंड का एम्पायर हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, पूरा नीदरलैंड का एम्पायर हो गया, ठीक ना। अब मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फ्रांस है, ठीक ना। अब फ्रांस के राजा को क्या किया, फिर से मानो फ्रांस का राजा कोई सन की टाइप का फिर आ गया, वो सोचा कि हम क्या करते हैं, नीदरलैंड एम्पायर को जीत लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब चालाकी ये किया था कि यहाँ पे बीच में जो एरिया खाली था ना, उस एरिया में एक नया क्या किया, एक नया एरिया को क्या किया, डेवलप करना शुरू कर दिया, एक नया एरिया को क्या किया, डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक ना, या एक नया एरिया बसा दिया, ठीक ना। अब इससे क्या फ़ायदा होगा नीदरलैंड एम्पायर को, जैसे कि अगर मानो कि फ्रांस के राजा इसको, जैसे कि नीदरलैंड एम्पायर को कब्जा करना चाहें, तो सबसे पहले उनको यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जब यहाँ मारकाट करेंगे तब तक इन लोगों को भी समय मिल जाएगा, ठीक ना, अपने आप को प्रिपेयर करने का, अपने आप को युद्ध से मतलब युद्ध के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक ना। इस कारण से उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें की, मतलब सारे जो भी उस समय एम्पायर थे उन्होंने ये तरीका अपनाया फ्रांस के जो एक्सपेंशन जो प्रोसेस थी उससे बचने के लिए, ठीक ना। ये चीज़ें हो गई। तो उसी में देखिए क्या क्या हुआ, जैसे नीदरलैंड का जो एम्पायर था उसने क्या चीज़ ऐड की, अपने नॉर्थ में बेल्जियम को ऐड किया, और फिर उन्होंने साउथ में जेनेवा को ऐड किया, ठीक ना। प्रूसिया जो मैंने अभी बताया बाद में जाकर जर्मनी बनेगा, ठीक ना। प्रूसिया जो बाद में क्या बनेगा, जर्मनी बनेगा। इसने क्या किया, इसने अपने वेस्टर्न फ्रंटियर में, मतलब अपने पश्चिमी भाग में क्या किया, इसने भी कुछ स्टेट्स को वहाँ पे क्या किए, स्टेट्स वहाँ पे मतलब इम्पोज किए, स्टेट्स वहाँ पे बनाए, ठीक ना। ऑस्ट्रिया ने भी अपने नॉर्दर्न पार्ट में क्या किया, इस तरह का कुछ स्टेट्स बनाया, ठीक ना। ये अभी बता दिए किस लिए बनाया गया था, फ्रांस को एक्सपेंशन को रोकने के लिए, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। कह रहा है कि रसिया को भी क्या किया गया, रसिया को पोलैंड वाला पार्ट दे दिया गया, ठीक ना, और प्रूसिया को सैक्सोनी वाला पार्ट दे दिया गया। ये सब जगह के नाम है, इसको आपको याद करना होगा, ठीक ना बाबू। ये 2-3 बार आप पढ़िएगा तो ये आपको चीज़ें याद होंगी। मतलब बेसिक जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि फ्रांस को एक्सपेंशन से रोकने के लिए सारे लैंड को बीच में क्या किया गया, एक बफर कंट्री के रूप में इसको क्रिएट किया गया। यहाँ तक क्लियर। और ये क्यों किया गया था आपको पता ही है, ठीक ना। ये इसलिए किया गया था कि फ्रांस के एक्सपेंशन को रोका जा सके, अगर फ्यूचर में फ्रांस को ऐसा लगे कि हमको टेरिटरी जीतनी चाहिए, ठीक ना, अपनी पावर दिखानी चाहिए, इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक ना। अब जो मेन इंटेंशन था, मतलब जो मुख्य मकसद था, ठीक ना, कंजर्वेटिव ऑर्डर लाने का यूरोप में, ठीक ना, यही मेन मकसद था कि मतलब कि जो भी नेपोलियन द्वारा जो भी चीज़ें की गई हैं, ठीक ना, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक ना। मतलब जो भी वो किए थे, क्या जो भी अनडन प्रैक्टिस वो किए थे उसको ख़त्म किया जा सके, और एक पहले जिस तरीके से हम लोग क्या करते थे, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, उस तरीके से फिर से हम लोग क्या करें, पूरे यूरोप में शासन करें। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक ना। तो आपको ट्रीटी ऑफ वियना में सारी बातें बतानी होंगी, क्या क्या ट्रीटी ऑफ वियना में थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब चीज़ें समझिएगा। एक बार ऑटोक्रेटिव जो रेजिम थी, जो ऑटोक्रेटिक जो रेजिम थी, सरकार थी, वो एक बार की इस्टाब्लिश हो जाती है पूरे यूरोप में, ठीक ना। लेकिन इस्टाब्लिश हो जाने के बाद से, ठीक ना बाबू, इस्टाब्लिश हो जाने के बाद से भी यहाँ पे लोग क्या होते हैं, मतलब इससे खुश नहीं रहते हैं, लोग इससे खुश नहीं रहते हैं कंजर्वेटिव रेजिम से, ठीक ना।
क्यों खुश नहीं रहते हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे अपना, अगर इनका कोई आलोचना करता था, ठीक ना, इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था, ये चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक ना। ये समझिए, इस कारण से लोगों में थोड़ी सी क्या थी, इनके खिलाफ भी, मतलब इनके लिए भी थोड़ा सा क्या था, मतलब एक भावना थी विरोध, मतलब एक तरह की भावना थी विरोध की, ठीक ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया, ठीक ना। सेंसरशिप किस चीज़ पे लगा दिया, ठीक ना, सेंसरशिप लगा दिए थे न्यूज़पेपर पर, ठीक ना, बुक्स पर, प्लेज पर, सॉन्ग्स पर, इस पर सेंसरशिप लगा दिया, पाबंदी लगा दिया। किस चीज़ के लिए पाबंदी लगा दिया था, मतलब किस चीज़ को रोका था, इसके थ्रू उन्होंने रोका था जो फ्रांस में लिबर्टी की जो आइडिया थी, ठीक ना, फ्रीडम की जो आइडिया थी, ठीक ना, जिससे लोगों को पता चले कि मतलब फ्रेंच जो हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस तरीके से लोगों ने क्या किया था, लिबर्टी के आइडिया को आगे किया था, ठीक ना, बढ़ावा दिया था, ठीक ना। इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया, कहा कि नहीं ये चीज़ें फैलने नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की चीज़ें फैलती हैं, ठीक ना, इस तरह का आइडिया फैलता है तो फिर से लोगों के मन में क्या होगा, एक डेमोक्रेसी की बात आने लगेगी। और डेमोक्रेसी की बात आने लगेगी, जहाँ एक आइडिया फैला तो धीरे धीरे लोग उसके पक्ष में आने लगेंगे और हमारा विरोध हो जाएगा, ठीक ना, हमारा विरोध होने लगेगा और फिर से क्या होगी, मोनार्ची खत्म हो जाएगी, कंजर्वेटिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इस कारण से उन्होंने क्या किया, इस सब पे बैन लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। लेकिन क्या होता है बाबू, वही करा, लेकिन जो यादें थी लोगों की, ठीक ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो यादें थी, ठीक ना, वो हमेशा जो भी लिबरल्स थे, ठीक ना, लिबरल्स मैंने बता दिया है कौन से लोग थे, वो हमेशा क्या करते थे, उनको इंस्पायर करती थी वो यादें कि हम लोग एक बार की बात है कि हम लोगों ने क्या किया था, एक बार ऐसा भी समय था कि जब हम लोगों ने मोनार्ची को उखाड़ फेंका था और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की थी, ठीक ना। तो ये यादें उनको अभी भी प्रेरित करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक ना। और इस कारण से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, लगातार विरोध करना शुरू भी किया, किसका, कंजर्वेटिज्म का, ठीक ना। कंजर्वेटिज्म जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका विरोध भी हुआ, ठीक ना। और इससे भी क्या मिली, ठीक ना, एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों में, इस कारण से भी, इस फॉर्म ऑफ विचारधारा को हटाने के लिए भी एक तरह का राष्ट्रवाद का क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हुई, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी, ये क्या था, ये किस तरीके का चीज़ चल रहा था, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज पढ़ाया हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।